जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द ही आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग और साइंस का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो दोस्तों, मैथ का तो चल ही रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर हमने रीजनिंग भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज का क्लास नंबर फर्स्ट होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर अगर बात करें हम लोग तो प्रैक्टिस सेट नंबर 110 होगा, क्योंकि दोस्तों हमने वॉल्यूम सेकंड से यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। तो वॉल्यूम सेकंड जो है उसमें 110 नंबर से यहाँ पर प्रैक्टिस है। बात समझ पा रहे हैं? 110 नंबर से सेट है। अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं। सारा का सारा यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। और ये जो सेट है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है। यहाँ पर 2/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है। तो आप लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए दोस्तों, बताइए एक बार। अगर आप लोग तैयार हैं तो शुरू किया जाए। एक बात आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो होता है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर पर विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने यहाँ पर मैथ का भी हम लोग प्रीवियस ईयर सेट कर रहे हैं और आज से रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे दोस्तों हमने यहाँ पर वीडियो अपलोड किया है साइंस का भी, तो आप लोग साइंस भी देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज हमने यहाँ पर अपलोड किया है। बात क्लियर है? सारा का सारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ही होंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना है। डायरेक्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अपने पॉइंट पर। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। जो आंसर आपको सही लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? जो आंसर आप लोगों को लगे कि हाँ यह इसका सही आंसर है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये कथन और अवधारणाएं की यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें कहा गया है कि एक कथन और उसके बाद में दो धारणाएं यहाँ पर पहला और दूसरा दी गई हैं। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। इसमें बताना है आपको कौन सा कथन निहित है। यहाँ पर कथन दिया गया है, कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा। अगर कर जो लगता है दोस्तों, कर की दर में अगर वृद्धि कर देते हैं तो जो वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के हैं तो उनकी जेब पर असर पड़ेगा। यह कथन बोला गया है। कथन को 100% सत्य मानना होता है। हालांकि इसमें दिया भी है, कथन जो कहा है वह सत्य है। अब इसी के अनुसार यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा धारणा यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर दो धारणाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा। अब देखिए, वस्तु के अगर कीमत में वृद्धि हो जाती है तो गरीब को नुकसान होगा। इस कथन में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि अगर कर में वृद्धि होती है मतलब कीमत की वृद्धि। यहाँ पर कर में वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पर कीमत की वृद्धि की बात कर रहा है। और कीमत का जिक्र कथन में नहीं किया गया है, इसलिए यह इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब यह निहित नहीं है। दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरा वाला इसमें धारणाएं दी गई हैं कि मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम करेगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर कर की दरों में वृद्धि किया जा रहा है तो जो वेतनभोगी हैं और मध्यम वर्ग के हैं तो उनकी जेब पर असर पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, वो लोग अतिरिक्त जो खर्चा है उसको क्या कर देंगे, लोग कम कर देंगे, क्योंकि पैसा भी बचाना है। तो पैसा बचाने के लिए वो अतिरिक्त खर्च को कम करेंगे। यह बिल्कुल ही निहित है। ये कथन पर जो कथन दिया गया है उससे यह तालमेल खा रहा है, तो इसलिए दूसरा जो धारणा होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केवल धारणा 2 निहित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको बनाइए।
अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यहाँ पर किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति क्या किए हैं, उत्तर की दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो डी है वह ए के दाहिने चौथे स्थान पर बैठा है। ये जो डी है, डी जो है वह ए के दाईं ओर, ए के दाहिने चौथे स्थान पर। भाई अगर ए यहाँ पर है तो इसके दाहिने चौथे स्थान पर, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस और ले लेते हैं। देखिए डी यहाँ पर है तो ए के यह दाहिने चौथे स्थान पर बैठा है, यानी 1 2 3। देखिए ए यहाँ पर है, अब ए के दाहिने चौथा स्थान देखिए डी पर आ जाएगा, 1 2 3 4, चौथा स्थान डी आ गया। अब आगे क्या बोला गया है, आगे इसमें बोला गया है दोस्तों यहाँ पर बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बी जो है वह डी के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी डी के दाईं ओर, यानी बी यहाँ पर बैठा है और ये कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान, तो इसके बीच में 2 लोग होंगे। ठीक है, आगे बोला गया कि सी ए के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। सी जो है ए के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। सी ए के बाईं, तो ए के बाएं 5वें स्थान, मतलब इनके बीच में कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। तो यहाँ पर सी आ जाएगा। अब देखिए 5वां स्थान हो जाएगा, 1 2 3 4, 5वां स्थान हो गया। ठीक है, आगे बोला गया है कि बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। बी और ई के बीच में केवल और केवल कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति है। भाई अगर ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब कितने कुल व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं आपको यह पर बताना है। बताइए, गिन लीजिए कितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, गिनिए भाई कितने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग बताएंगे गिन कर। देखिए कितने व्यक्ति बैठे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर टोटल के टोटल 16 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 व्यक्ति। इस बात में कोई दिक्कत है, बताइए इस सवाल में कोई दिक्कत है। रीजनिंग के इस सवाल में दोस्तों यह बैठक व्यवस्था वाला प्रश्न है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। बस आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। अगर आपका सेटिंग अच्छे से बैठ जाता है तो आप आंसर आसानी से बना पाएंगे, और नहीं बैठा पाएंगे तो इसमें दिक्कत हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको आप लोग करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, इसमें आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें बोला गया है कि 6 मित्र P, Q, R, S, T और U में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। जितने भी इसमें 6 मित्र दिए गए हैं और 6 की जो लंबाई है वह बिल्कुल ही अलग अलग है। अब यहाँ पर बोला गया कि यश की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। ठीक है, अगर यश की बात करें हम लोग, तो यश की बात करें अगर हम लोग, तो यश की जो लंबाई है, यश की जो लंबाई है, क्या बोला गया यश की लंबाई के लिए, यश की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। यानी 1 2 3 4 इनसे अधिक है, केवल 4 ही लोगों से अधिक है। आर की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है। तभी हम नहीं बता सकते कि आर कहाँ पर आएगा। यू की लंबाई टी से अधिक है लेकिन पी से कम है। पी की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। अच्छा, तो अगर हम कह दें कि यहाँ पर पी जो है, अगर हम क्या कर दें यहाँ पर पी को कहाँ बैठा दें, बताइए पी को कहाँ बैठा। बट इसमें बोला गया है पी की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, पी की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं पी यहाँ पर है, अगर मान लेते हैं पी यहाँ पर बैठा देते हैं। अब यहाँ बोला गया कि यू की लंबाई टी से अधिक है लेकिन पी से कम है। भाई पी से कम है यू की लंबाई, लेकिन ये टी से अधिक है, तो टी को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है,
आर की लंबाई केवल एक मित्र से अधिक है, यानी आर अगर टी यहाँ पर बैठा देंगे, क्योंकि आर अगर यहाँ पर लाएंगे हम लोग, आर यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि कितने में यहाँ पर मित्र हैं, 6 मित्र हैं, 6 मित्र यहाँ पर हैं, ठीक है। अब इसे बोला गया, देखिए यहाँ पर कि आर की लंबाई केवल एक ही मित्र से अधिक है। तो आर, अगर आर को हम यहाँ पर लेते हैं और टी यहाँ पर लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आर जो है मात्र केवल और केवल टी से ही अधिक है, और यू जो है वह टी से अधिक है लेकिन पी से कम है। 5 व्यक्ति तो बैठ गए, अब हमारे पास एक व्यक्ति और बैठा हुआ है, बचा हुआ है क्यू। अब क्यू को कहाँ बैठा देंगे भाई? अब यहाँ पर क्यू के लिए तो यहाँ पर बोला ही नहीं कुछ, क्यू के लिए यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब क्यू सबसे छोटा भी नहीं है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 6 मित्र बैठ गए, अब 6 मित्र बैठ गए तो बोला है कि सभी मित्रों में किसकी लंबाई दूसरी सबसे अधिक है। भाई पहले स्थान पर तो क्यू है तो सबसे लंबा, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? यस आ जाएगा। तो दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? यस। दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो यस है। बात क्लियर है? बोलिए। एक बार सभी लोग देख लेंगे, समझ लेंगे इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास जरूर करिए। यहाँ पर क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि निम्नलिखित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कितनी महिलाएं अभियंता हैं, ड्राइवर हैं। कितनी ऐसी महिलाएं अभियंता ड्राइवर हैं, मतलब महिला अभियंता भी है और ड्राइवर है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर नहीं आना चाहिए, यानी अभियंता, महिला और ड्राइवर, डॉक्टर नहीं आना चाहिए। तो देखिए कितनी ऐसी महिलाएं होंगी, बताइए। जो तीनों में कॉमन है, भाई तीनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर? 22। तो यहाँ पर 22 ऐसी महिलाएं अभियंता हैं जो क्या हैं? ड्राइवर हैं। कितने इसके आंसर हो जाएंगे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सर वो 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 22। अब आप खुद देख लीजिए सर, यहाँ पर 22 जो है वह महिला में भी कॉमन है, ड्राइवर में भी है और अभियंता में भी है। तो 22 इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत है? बताइए। अगर आपको समझ में आया सर तो आप लोग एक बार सभी लोग वाई लिखेंगे जिनको समझ में आया है, और जिनको नहीं समझ में आया है आप सभी लोग एन लिखेंगे। जिनको समझ में आया है वाई लिखेंगे सर, और जिनको नहीं समझ में आया है एन लिखेंगे। कमेंट में टाइप करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार से, इसको आप लोग करके बताएंगे जल्दी से। देखिए स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम में है। अब यहाँ पर स्तंभ बनाते हैं। यहाँ पर देखिए स्तंभ ए जो है स्तंभ बी के पश्चिम दिशा में है, तो अगर स्तंभ ए यहाँ पर है तो स्तंभ बी यहाँ पर आ जाएगा, पश्चिम में हो गया। और स्तंभ डी के उत्तर में है। स्तंभ ए स्तंभ बी के तो पश्चिम में है, लेकिन डी के कहाँ पर है? उत्तर में है, तो इसका मतलब डी यहाँ पर है, ठीक। स्तंभ ई स्तंभ डी के पूरब में है। स्तंभ ई जो है डी के कहाँ पर है? पूरब में, तो इसका पूरब यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई, ठीक। और स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में है। अब डी के पश्चिम में यहाँ पर आ जाएगा कौन? सी। तो आपसे पूछा गया है कि स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ डी की स्थिति क्या है? स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ डी की, अगर ऐसे बनाते हैं यहाँ पर देखिए, तो डी कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये डी कहाँ आ रहा है? डी कहाँ आ रहा है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ये डी का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? दक्षिण और पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका सही आंसर है, ठीक है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम।
चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न में बोला गया कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए विद्यार्थियों की एक सीधी पंक्ति में P का स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से 32वां और पंक्ति के दाएं सिरे से 47वां है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा गया है, तो देखिए क्या करना है। जब यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में बोला गया है, एक ही व्यक्ति के बारे में बोला गया कि बाएं सिरे से कोई व्यक्ति है, बाएं सिरे से ये 32वां स्थान पर है और दाहिने सिरे से अगर देखा जाए तो ये 47वां स्थान है। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और एक कर देंगे माइनस। तो 7 + 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 4 3 7 79 में से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा यहाँ पर 78। तो इस पंक्ति में टोटल 78 विद्यार्थी हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी इसका आंसर जो है सही है। अब यहाँ पर एक माइनस क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर जब हम बाएं से जब गिनते हैं तो उसी व्यक्ति का स्थान यहाँ पर ले लेते हैं और जब दाहिने से गिना गया तो वही व्यक्ति को फिर यहाँ पर गिन लिया गया। तो एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिए और एक व्यक्ति को 2 बार नहीं गिन सकते हैं, मात्र एक ही बार गिन सकते हैं। इसीलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। अगर दाएं से और बाएं से एक ही व्यक्ति की स्थिति दाएं से और बाएं से दोनों ओर से पता हो तो टोटल संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, इसको बनाइए। इसमें कहा गया कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो दिया गया है क्वेश्चन मार्क, उसके स्थान पर आ सकता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए 1 2 11 36 और 85, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और फिर 287। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर देखेंगे, यहाँ पर तो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतर यहाँ से 1 का यानी 1 प्लस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 25 प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, यानी यहाँ पर 49 प्लस हो रहा है। अब इधर हुआ क्या, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ प्लस, फिर 3 का स्क्वायर हुआ प्लस, फिर 1 3, फिर 5 का स्क्वायर प्लस हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस किया गया, फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस किया गया। तो 1 3 5 7, इस बार 9 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस किया जाएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 81। तो यहाँ पर 81 इसमें जोड़ा जाएगा। तो 81 जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा यहाँ से, और 8 8 16, यानी 166 आ जाएगा। 166 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर है 166, ठीक है। 166 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऐसे दोस्तों डिफरेंट निकाल लेते हैं और उसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। हाँ जी, यहाँ पर देखेंगे बोला गया इसमें क्या चीज़, इसमें कहा गया सवाल में बोला गया है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। बायां स्थान यहाँ पर देखिए, इसमें 5 संख्या दी गई है जो कि 3 अंकी हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि उदाहरण के लिए 6 9 7 में पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7 है। नोट दिया गया कि सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।
यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं कि जिनका स्थान नहीं बदलेगा। अब भाई यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दी गई है, सभी संख्याओं को पहले नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या दिया गया है, यहाँ पर संख्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 4 2 9 8 4 7 9 2 2 2 1 3 और 7 5 7, ये यहाँ पर संख्या दी गई हैं। अगर आप इसको लिखते हैं अवरोही, अवरोही माने होता है सर बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सॉरी अवरोही माने घटते क्रम में, अवरोही माने क्या होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ा वाला संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या क्या है, 922 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 922 पहले आ जाएगा। उससे छोटा 847 है, तो यहाँ पर 847 से आ जाएगा। और उससे छोटा क्या है, तो उससे छोटा यहाँ पर 757 है, 757 यहाँ पर आ जाएगा। इससे छोटा 429 है, तो 429 यहाँ पर आ जाएगा। इससे छोटा 213 है, तो यहाँ पर 213 लास्ट में आ जाएगा। इस सभी को हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपना स्थान फिक्स रखी, मतलब नहीं बदला है, जो पहले यहाँ पर जो जिस स्थान पर थी वही इस स्थान में है। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 847 पहले और लास्ट, मतलब इसको अरेंज करने के बाद भी वह उसी स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। तो 847 एक ही ऐसी संख्या है जिसका स्थान नहीं बदला। तो कितनी संख्या है सर, यहाँ पर एक संख्या है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहला अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, यहाँ पर दोस्तों गौर से समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। यहाँ से बी से एच हुआ, बी का पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है, बी किस स्थान पर आता है, 2, बी का स्थान क्या है 2, 2 से क्या हुआ, एच का क्या होता है 8, 2 से 8 हुआ मतलब 6 का वृद्धि हुआ, 6 का वृद्धि हुआ। अब डी से यहाँ पर 10 हुआ, यानी डी का पोजीशन ऑफ लेटर 4 होता है और जे का होता है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 4 से 10 हुआ मतलब 6 का वृद्धि हुआ। तो यहाँ भी आप 6 का वृद्धि करेंगे, एफ का 6 होता है, 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 क्या होता है यल होता है। तो शुरुआत में तो यल आएगा, एक के नहीं आएगा, एक के नहीं आएगा, 2 ऑप्शन तो कट गए, यल वाले दोनों ऑप्शन सही हैं। अब देखिए लास्ट वाले अक्षर, इसमें क्या करिए आप उस अक्षर को पकड़िए जो भिन्न भिन्न है। शुरुआत में यल है, यल वाला ऑप्शन सही है। अब आइए यहाँ पर आते हैं दूसरा, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर क्या है पी है, तो देखिए कौन सा सही हो सकता है। अब यहाँ पर 6 है, 6 के बाद इधर क्या हुआ 2 हुआ, भाई क्या हुआ 6 से बी आया, मतलब 6 से एफ का पोजीशन ऑफ लेटर 6 होता है और 6 से बी पर आया मतलब 2 पर आया, 4 की कमी हुआ है। और एच से मतलब डी पर आया तो 8 से 4 पर आया, यहाँ भी 4 की कमी, तो 19 से भी आप एस का पोजीशन ऑफ लेटर 19 होता है, 19 से 4 कम करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 का मतलब ओ होता है, तो यल के बाद ओ आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, डी तो गलत हो जाएगा। यल के बाद ओ आएगा, ठीक है, यल के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओ आएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए जल्दी से। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या कहा गया, इस सवाल में बोला जा रहा है आपसे कि
निम्नांकित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब यहाँ पर बोला गया कि कितने गैर स्नातक अधिकारी न तो प्रशासक हैं और न ही अभियंता हैं। कितने गैर स्नातक अधिकारी हैं, कितने गैर स्नातक अधिकारी हैं जो क्या बोला, जो न तो प्रशासक हैं और न ही अभियंता हैं। बताइए आप लोग। बताइए कितने हैं गैर स्नातक अधिकारी, मतलब स्नातक नहीं लेना है, अधिकारी हैं वो। अब भाई अधिकारी वाले यहाँ पर हैं, ये वाला 9 है और यहाँ पर 67 है, यानी गैर स्नातक है, मतलब स्नातक नहीं हैं, वो अधिकारी हैं जो प्रशासक भी नहीं हैं और न ही अभियंता हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है 9 अधिकारी है और यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर 9 और यहाँ से 67, तो 9 और 67 ऐसे अधिकारी हैं जो न तो यहाँ पर गैर स्नातक हैं, मतलब ये गैर स्नातक हैं जो न प्रशासक और अभियंता हैं, यानी प्रशासक इसमें भी नहीं आ रहे हैं और स्नातक में भी नहीं आ रहे हैं, अभियंता में भी नहीं आ रहे हैं। तो कितने हो गए 9 और 67 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस का 67 करना है, तो 9 7 16 के 6 हासिल का 1 6 1 7 यानी 76। कितने टोटल ऐसे हैं, 76 हैं। तो 76 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए जल्दी से। जल्दी से आप लोग दोस्त यहाँ पर आंसर देते रहेंगे, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहें आंसर का। चलिए यहाँ पर बोला गया कि निम्नांकित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न पूछा गया है कि कितने स्वयंसेवी पर्यवेक्षक हैं लेकिन वे न तो दानदाता हैं और न ही फील्ड वर्कर हैं। कितने स्वयंसेवी पर्यवेक्षक, स्वयंसेवी पर्यवेक्षक यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, पर्यवेक्षक हैं लेकिन न तो दानदाता हैं, दानदाता भी नहीं हैं और न ही वह फील्ड वर्कर हैं, लेकिन स्वयंसेवी हैं, पर्यवेक्षक हैं। अब ऐसे कितने हैं यहाँ पर, बोलिए ऐसे कितने हैं, मतलब यहाँ पर इसमें स्वयंसेवक में आना चाहिए और पर्यवेक्षक में आना चाहिए, तो सर यहाँ पर एक भी नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक भी ऐसे नहीं हैं कि जो स्वयंसेवी और पर्यवेक्षक में कॉमन मिलें, तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे, 0 मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, ए नंबर जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी 0 ऐसे एक भी नहीं है जो स्वयंसेवी और पर्यवेक्षक हैं। स्वयंसेवी और पर्यवेक्षक में कॉमन आना चाहिए, एक भी ऐसे नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए। देखिए वाई जेड ए बी सी और डी एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक क्या है, तो 6 है। यानी 6 मंजिल यहाँ पर है, 6 मंजिल है, तो पहले हम मंजिल को ही बना लेते हैं। देखिए ऊपर सबसे 6 है, उसके नीचे यहाँ पर 5 आएगा, उसके नीचे यहाँ पर 4 आएगा, उसके नीचे यहाँ पर 3 आएगा, उसके नीचे 2 आएगा और सबसे नीचे क्या है, 1 है। ये 6 मंजिल यहाँ पर बना दिया गया है। अब आगे बोला गया यहाँ पर सर, यहाँ पर आगे बोला गया है कि डी, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, डी और सी की मंजिलों के बीच मंजिल पर केवल वाई रहता है। डी और सी की मंजिलों के बीच मंजिल पर कौन रहता है, केवल और केवल वाई रहता है। मतलब यहाँ से ये फिक्स है कि डी और सी के बीच में कौन है, तो वाई है। डी और सी के बीच में कौन है, तो यहाँ पर वाई है। अभी यहाँ से हमें कोई क्लू नहीं मिला है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब तक किसी का फिक्स पोजीशन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। जहाँ से फिक्स पोजीशन मिल जाएगा वहीं से हम लोग अपनी बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर। हाँ जी, आगे देखेंगे। बी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है।
बी सम वाले पर रहता है, यानी वह 2, 4, 6 पर रह सकता है, लेकिन वह मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता। मतलब यहाँ पर फिक्स है कि जो बी है, बी जो है वह 6 पर नहीं रह सकता। तो जहाँ नहीं रहेगा उस पर हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। यानी बी जो है 6 पर नहीं रह सकता है, यहाँ पर नहीं रह सकता है, यानी 2 और 4 पर रह सकता है। जेड सबसे निचली मंजिल पर रहता है। अच्छा, ये तो फिक्स हो गया ना जेड के बारे में, जेड जो है सबसे निचली मंजिल पर रह रहा है। डी बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, डी जो है बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। अगर हम यहाँ पर बना दें किसको, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बना दें बी को, तो डी जो है बी के ठीक ऊपर वाली, तो डी यहाँ पर रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि डी और सी के बीच में केवल वाई रहता है। तो अगर हम सी यहाँ पर बनाएंगे, अगर सी यहाँ पर बनाएंगे तो बीच में वाई आना चाहिए, ये तो बी आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ पर इसको नहीं रख सकते हैं। तो रखेंगे कहाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर रखते हैं बी को, बी यहाँ कर देते हैं। अब डी बी के ठीक ऊपर वाली, तो डी जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और डी अगर यहाँ पर है तो सी को यहाँ पर कर दे रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कौन है, वाई रह रहा है। बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बचा कौन, कौन बचा है भाई, इसमें कौन बचा है, सी बचा है, नहीं सी तो हो गया, डी भी हो गया, सी डी बी सी डी और वाई जेड हो गया। कौन बचा है, मात्र ए बचा है। तो इसका मतलब ए कहाँ पर रह रहा है, ए यहाँ पर रह रहा है, ठीक है। ए जो है 6वें मंजिल पर रह रहा है। तो बोला यहाँ पर, तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है भाई, सबसे ऊपरी मंजिल पर तो ए बैठा है। तो ए इसका ए जो है बैठा है सबसे ऊपरी मंजिल पर, तो एक ए किस ऑप्शन में है, तो ए डी ऑप्शन में है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर। सबसे ऊपर वाले मंजिल पर कौन है, ए है, ठीक है। चलिए, ये पजल का प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं आपके सामने, प्रश्न नंबर 13। सभी लोग पढ़िए सवाल को और बनाइए। जहाँ भी अगर लगे आपको डाउट है तो आप लोग तुरंत पूछिए, ठीक है। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाएंगे जल्दी से। यहाँ पर भी यह पजल ये बैठक सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कि 4 मित्र, कितने मित्र हैं, तो 4 मित्र हैं, ठीक है। 4 मित्र अमन, रेणु, मोहन और राकेश एक वर्गाकार मेज के कोनों पर बैठे हैं और सभी के मुख मेज के केंद्र की ओर है, ठीक है। अमन रेणु के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। राकेश मोहन के दाईं ओर बगल में बैठा है। यदि अमन मोहन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करिए ना, यहाँ पर पहले पढ़कर आप टाइम मत बर्बाद करिए, जो कह रहा है उसी के हिसाब से आप पढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक वर्गाकार मेज है, इस प्रकार से वर्गाकार मेज बना देते हैं। चलिए यह वर्गाकार मेज हो गया। अब इस वर्गाकार मेज में यहाँ पर आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर कौन कौन जैसे जैसे बैठा है आपको वैसे ही बैठा देना है, ठीक है। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आपको यहाँ पर बैठा देना है, ठीक है। 4 मित्र हैं और एक कोनों पर बैठे हैं। अमन जो है रेणु और मोहन, अमन रेणु मोहन और राकेश, ये 4 लोग हैं। सभी के मुख केंद्र की ओर हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। देखिए, अमन रेणु के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अमन और रेणु के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब अमन को कहीं बैठा दे रहे हैं, मान लेते हैं अमन यहाँ पर बैठा है, मान लेते हैं अमन यहाँ पर बैठा है। तो अमन और रेणु के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं,
अमन यहाँ पर है तो रेणु कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पर रेणु को बैठा देते हैं। अब इनके बीच में, अमन और रेणु के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर बैठेंगे, बीच में हो जाएगा। राकेश मोहन के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। राकेश जो है मोहन के दाहिने ओर, तो मोहन अगर यहाँ पर बैठा है तो इसके जस्ट दाहिने यहाँ पर राकेश आ जाएगा। यहाँ पर राकेश को राकेश ही लिखते हैं क्योंकि आर से दो लोग हो जाएंगे, ठीक है। दाईं ओर बैठा है। यदि अमन मोहन के बाईं ओर, अमन जो है वह मोहन के बाईं ओर तो है, यहाँ पर देखिए ये बाईं ओर है, बाईं ओर बैठा है और ठीक बगल में बैठा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका निश्चित रूप से सत्य है। पहला कथन बोला गया कि रेणु मोहन के विकर्णतः सामने बैठी है। देखिए रेणु यहाँ पर है, मोहन के विकर्णतः यहाँ सामने बैठी है। ये तो बात बिल्कुल ही सही है, यह बात क्या है, बिल्कुल ही सही है। और यही बोला गया कि कौन निश्चित रूप से सही है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन बी वाले को, राकेश मोहन के विक्रेता सामने, तो राकेश यहाँ पर है, मोहन यहाँ पर, ये तो गलत है। और अमन मोहन के विक्रेता, अमन यहाँ पर, मोहन यहाँ पर, ये भी गलत है। अमन रेणु के विक्रेता सामने, अमन और रेणु यहाँ पर हैं तो विक्रेता सामने नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है पहला ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका पहला ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार से बनाइए इसको, जल्दी से बनाएंगे सभी लोग। और दोस्तों आपसे बता दें, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं लेना, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं तो अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप क्या करिए, सर्च कर लीजिए रोजगार विद प्रमोद, टेलीग्राम चैनल है यही, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा का सारा पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप वहाँ पर कमेंट करेंगे। जो आप वीडियो देख रहे हैं सर, इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो आपको इसका जवाब भी मिलता रहेगा। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बायां स्थान है, ये क्या है, दाहिना है, ठीक है, बायां दायां। उपरोक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला में निम्न में से कौन सा प्रतीक कौन सा ठीक बीच में होगा। निम्न में से कौन सा ठीक बीच में, सब क्या किसको हटाना है, यहाँ पर सभी अक्षर को हटा देने हैं। जितने भी यहाँ पर अक्षर हैं उन सभी के सभी अक्षर को क्या कर देना है, हटा देना है। अक्षर को हटाइए, यहाँ पर ये हटेगा, ये भी हटेगा, सब हटा दीजिए। अक्षर जितने भी अक्षर हैं सबको हटाइए, यहाँ पर अक्षर को हटाइए सब, ठीक, सारा का सारा अक्षर हटा दिए हैं। अब ठीक है, बीच में कौन है, यही पूछा गया, बीच में कौन है। तो कितने बचे हैं अभी, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, यानी 19 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 एक साइड 9 एक साइड, 9 दूनी 18, बीच में क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या जाएगी। तो 9 ठो इधर से हटाइए, किधर से भी हटा सकते हैं, इधर से हटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लगता है हमने यहाँ पर काउंटिंग गलत कर दिया दोस्तों, एक बार फिर से काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से काउंटिंग कर ले रहे हैं, यहाँ पर गौर करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना, 9 इधर से हटा देना, किधर से भी हटाइए, 9 हटाइए, 9 इधर से हटाइए और 9 इधर से हटाइए, ठीक है। यानी 10वां जो अक्षर, 10वां जो इसका जो
आएगा वह बीच में आएगा। 10वां कौन है भाई, यहाँ पर पहला ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बीच में क्या है यहाँ पर, हैज़, बीच में क्या है तो हैज़, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए आपको ऐसे ही करना होता है, सिंपल सा प्रश्न होता है, बस आप लोग एक बार इस निर्देश को पढ़ लेंगे आंसर बना पाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए, पढ़िए इसको। चलिए यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। क्या सवाल दिया गया यहाँ पर 5 संबंधी यहाँ पर 30 है और समानुपाते यहाँ पर क्या है तो 6 संबंधी यहाँ पर 42 दिया गया है, फिर समानुपाते यहाँ पर 7 संबंधी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ही बताना है आपको क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 के जस्ट अगली संख्या क्या आती है तो 6 आती है, तो 6 का गुना कर दिया गया 5 में 30 हो गया। यहाँ पर 6 है, जस्ट इसकी अगली संख्या क्या आती है 7 आती है, तो 7 छक 42 हो गया। अरे भाई ये 42 है, ये 42 है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है तो यहाँ पर 42 है, ये 42 है, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 है, 7 के जस्ट अगली संख्या 8 आती है, तो 8 7 56, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 56, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोग इसका जल्दी से आंसर बताएंगे क्या है। ये इनइक्वलिटी का प्रश्न है दोस्तों। पिछला जो ग्रुप डी हुआ था दोस्तों उसमें से भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, और मैं आपको बता दूं कि इस पर अगर आप कहेंगे दोस्तों तो आपके लिए मैं इस पर वीडियो भी ला दूंगा, इसको कैसे निकालते हैं इसका आंसर सारा का सारा आपको डिस्कस कर दूंगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं इस पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। बाकी यहाँ जो सेट आया, सेट में क्वेश्चन जो आया है इसको पहले हम हल करते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है, देखिए इसको करते क्या है, आप ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है चारों, इन चारों को निष्कर्ष जो दिया गया है इस निष्कर्ष से आप आंसर बताएंगे, निष्कर्ष से चलेंगे, निष्कर्ष को लेकर, ठीक है। देखिए तो निष्कर्ष पर ध्यान दीजिएगा। पहला निष्कर्ष क्या है, ई से चलना है, ई से चलना है यहाँ पर यस की ओर, ई से चलना है किधर यस की ओर। इसमें 3 प्रतीक हैं, 3 प्रतीक हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अगर ये पिताजी हैं, मतलब ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं और ये पुत्र है, तो अगर एक परिवार में तीनों लोग रहेंगे तो इनमें सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका रहेगा, किसकी चलती चलेगी, तो यहाँ पर दादाजी का चलेगा, क्योंकि ये कौन है वरिष्ठ नागरिक हैं, इनकी बात में दम होगा। तो जहाँ अगर ये दादाजी आते हैं वो सही होता है, ठीक है। अगर तीनों में से अगर ये हैं तो ये वाला सही होगा, ठीक है। बस इसी पर ध्यान देना है, बाकी इस पर हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए दोस्तों, इस पर, क्योंकि अच्छे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और सिंपल से होते हैं, आप लोगों को लिए आसान हो जाएगा अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो चलिए यहाँ से अगर ई से चलेंगे हम यस की ओर, तो ई से चलेंगे अगर यस की ओर तो कौन सा यहाँ पर चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर देखिए यह पिताजी वाला चिन्ह आ रहा है और बेटा वाला, तो इसमें कौन, दादा तो है नहीं, इसमें दादा का सिंबल तो है नहीं, तो इसमें कौन, जो भाई अगर इन तीनों में से जो रहेगा ना सर, जो इसमें बड़ा है उसकी यहाँ पर चलती चलेगी। तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बीच में कौन है, वही पिताजी का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। यानी पहला जो निष्कर्ष है वह बिल्कुल ही फॉलो कर रहा है, पहला इसका जो निष्कर्ष है वह बिल्कुल ही फॉलो कर रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए ये तो सही है, ये क्या है सही है, ठीक है, ये सही है। अब आइए दूसरे वाले चलते हैं, टी से चलना है ई की तरफ, टी से चलेंगे ई की तरफ, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार आर से चलेंगे एन की ओर, आर यहाँ पर है एन यहाँ पर है, तो इधर चलेंगे तो ये भी क्या, इधर जो सिंबल यहाँ पर आ रहा है ऐसे, इधर आ रहा है ऐसे, तो ये भी क्या है गलत है। उसी प्रकार से टी और जेड, टी से जेड, टी यहाँ पर है जेड इधर है,
तो यहाँ पर दोनों सिंबल आ रहे हैं, ऐसे भी, तो ये भी क्या है यहाँ पर गलत। तो पहला ही इसका जो निष्कर्ष है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बोलिए। चलिए सर, अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसको बनाएंगे जल्दी से। देखिए, इस सवाल में कहा जा रहा है कि, पढ़ेंगे पहले प्रश्न को। राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ठीक है, राघव जो है एक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू कर रहा है। ठीक है, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। भाई राघव यहाँ पर है, ये राघव यहाँ पर है, तो राघव जो है, ये राघव है, ड्राइव करना शुरू करता है, 16 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, 16 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाहिने ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक गया 10 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर 10 किलोमीटर आ गया। दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, 17 किलोमीटर ड्राइव कर देता है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ता है फिर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाहिने मुड़ा इधर 13 किलोमीटर गया, 13 किलोमीटर यहाँ पर चला गया, 13 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, अंत में दाहिने मुड़ता है तो 1 किलोमीटर यहाँ पर चलता है, 1 किलोमीटर चला है और बिंदु P पर पहुँच जाता है। यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर पहुँच गया है। बिंदु P एक सीधी रेखा में बिंदु A तक पहुँचने के लिए, बिंदु P से एक सीधी रेखा में बिंदु A तक पहुँचने के लिए उसके कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? बिंदु ए पर पहुंचना है तब। अब भाई बिंदु ए तो यहाँ पर है, बिंदु ए यहाँ पर है, अब यहाँ पर पहुंचने के लिए इसको चलना पड़ेगा किधर? तो पूरब दिशा में। किधर चलना पड़ेगा? इसको पूर्व दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कितना दूर चलना पड़ेगा भाई? यहाँ से यहाँ टोटल कितना है? 13। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, इधर जो है ये वाला, ये 10 है, तो यहाँ तक तो 10 हो जाएगा, यानी इधर से इधर कितना हो जाएगा? 3। तो ये भी क्या होगा? 3। तो आपको 3 किलोमीटर किधर चलना पड़ेगा? पूरब की ओर चलना पड़ेगा। तो इसमें 3 किलोमीटर पूरब की ओर किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। इस बात में कोई दिक्कत है बताइए? अगर आपको समझने में लगता हो कि दिक्कत है तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों आप लोगों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें कूट भाषा में इसको कूट किया जाता है, तो आप लोग ज़रा इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए भाई, यहाँ पर बोला कि एक निश्चित कूट भाषा में GAURD को LDYTE लिखा जाता है और CLOVE को HOSFX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हॉर्स HORSE को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। देखिए भाई, अब यहाँ से गौर से समझेंगे। करना क्या है, एक बार इसको हम मिटा देते हैं, चलिए समझेंगे यहाँ पर भाई। देखिए, अब यहाँ से G से L आया, तो G का है, G का पोजीशन ऑफ लेटर आपको याद भी होना चाहिए। G का 7 होता है, L का क्या होता है? 12। तो 7 से 12 हुआ, इसका मतलब 5 की वृद्धि हुआ, 5 की वृद्धि हुआ। यहाँ भी आइए, C का 3 होता है, 3 से 8 हुआ, इसका मतलब यहाँ भी 5 का वृद्धि हुआ। तो यहाँ भी 5 का वृद्धि करेंगे, 8 5 13, 13 का क्या होता है? यम होता है। तो शुरुआत में तो यम आएगा, शुरुआत में यम आएगा। D और I वाले 2 ऑप्शन यहाँ पर कट गए।
डी और आई वाले दो ऑप्शन यहाँ पर कट गए। दूसरा अक्षर देखिए यहाँ पर, दूसरा अक्षर मिलाइए यहाँ पर, ए के बाद डी आया, मतलब एक डी का 4 होता है, एक ए का 1 होता है, एक में 3 जोड़ा गया तो 4 आया, यानी 3 की वृद्धि हुआ है। 12 से 15 आया, 3 की वृद्धि हुआ, 15 से 18 आएगा, 18 का मतलब होता है आर, तो यम के बाद क्या आएगा, आर आएगा। ए ऑप्शन इसका सही, यम के बाद ओ नहीं आएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बनाइए इसको। देखिए भाई, इस सवाल में क्या कहा गया कि इसमें बोला जा रहा है, इस सवाल में बोला गया है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ, अच्छा चलिए यहाँ पर बैठा ही देते हैं पहले, जैसा यहाँ पर बोला जा रहा है ना उसी हिसाब से तुरंत आप काम करना शुरू करिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करना है, पढ़िए और बनाना शुरू करिए। देखिए यहाँ पर बोला गया कि एफ ई के बीच में, एफ और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, डी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए डी, यहाँ जहाँ से फिक्स स्थान मिल जाए वहीं से शुरुआत करना है, यहाँ से स्थान इसका फिक्स है तो यहाँ से आप शुरुआत करेंगे बनाना। डी के लिए बोला गया, जो डी है यहाँ पर, डी के लिए क्या बोला गया, डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब भाई अगर ए यहाँ पर है तो ए के दाहिने दूसरे स्थान पर डी इस प्रकार से बैठा दिया गया। ठीक है, बोलिए, चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, डी एफ के बगल में नहीं बैठा है, मतलब डी ना, एफ यहाँ भी नहीं होगा, एफ यहाँ भी नहीं हो सकता है। ठीक, और एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ के बाईं ओर केवल और केवल यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और एफ और ई के बीच में, अच्छा यहाँ पर हम दो स्थिति इसका बनेगा, दोनों स्थिति बना रहे हैं। चलिए या तो एक ही से समझिए, यहाँ पर एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3। अगर हम एफ को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, 1 2, तो मामला गड़बड़ हो रहा है। चलिए यहाँ पर बैठाते ही हैं, तो यहाँ पर हम ई को बैठाते हैं, क्योंकि एफ तो डी के बगल में नहीं बैठ सकता है, ई तो बैठ ही सकता है। अब इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, भाई एक व्यक्ति तो ए हो गया और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठवा करेगा, एक व्यक्ति डी हो गया, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, एफ के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ के बाईं ओर यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ के बाईं ओर यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, एफ के बाईं ओर कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। और जी बी के दाईं ओर बगल में बैठा है, जी जो है बी के दाईं ओर, अब बी के दाईं ओर बगल में जी यहाँ पर बैठा है। ठीक है, अब कौन बच गया, यहाँ पर सी बच गया, तो सी को यहाँ पर बैठा दे रहे हैं, सभी लोग बैठ गए। अब आपसे पूछा गया है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, भाई बायां सिरा यहाँ पर है, बाएं सिरे पर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी बैठा, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर बी बैठा है। बात क्लियर है, एक बार सभी लोग बताएंगे क्या आपको समझने में दिक्कत है इसको। चलिए अगला प्रश्न,
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको बनाएंगे सभी लोग। हाँ जी, समझेंगे यहाँ पर। निम्न अनुक्रम का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके बाद में जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद में एक विषम संख्या है और ठीक पहले एक प्रतीक है। चलिए, यह प्रतीक हम मानते हैं अगर ए है तो इसके बाद में विषम संख्या नहीं चाहिए, तो विषम संख्या तो प्रतीक आ रहा है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ से आते हैं, ये प्रतीक के बाद ये विषम संख्या है और जस्ट इसके पहले ये भी क्या है, प्रतीक है। तो एक तो यहाँ से बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, और एक प्रतीक यहाँ पर विषम संख्या नहीं है, एक प्रतीक यहाँ विषम संख्या नहीं है, एक प्रतीक यहाँ पर है लेकिन विषम संख्या नहीं है, और एक प्रतीक यहाँ पर है, एक विषम संख्या है लेकिन इसके पहले कोई प्रतीक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही तो हमारे हिसाब से बन पा रहा है दोस्तों, एक ही बन पा रहा है भाई। एक बनेगा कि दो बनेगा, जरा बताएंगे एक बार आप लोग भी। अच्छा, एक और बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ बन रहा है भाई, प्रतीक के बाद एक विषम संख्या पहले एक प्रतीक है। दो ऐसी यहाँ पर संख्याएं बन रही हैं, दो पेयर ऐसी बन रहे हैं जो इस क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार बन रहे हैं। प्रतीक के जस्ट बाद एक विषम संख्या पहले एक प्रतीक है। तो ऐसे कितने यहाँ पर अनुक्रम बन पा रहे हैं सर? दो बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। नोट यहाँ पर दिया गया है कि संक्रियाएं संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए बोला गया कि यह 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर 14 है तो 1 और 4 नहीं लिख सकते, 1 + 4 नहीं लिख सकते हैं। 14 है तो 14 पर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना होगा। तो देखिए यहाँ से है दोस्तों क्या चीज़, पहले पेन को चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई, पेन को चेंज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर 14 है, 14 से यहाँ पर क्या है 98 आया, 14 से क्या है बना यहाँ पर 98। तो यहाँ पर देखिए 14 7 98, 7 से गुना किया गया भाई, 7 से नहीं गुना किया भाई, यहाँ पर 14 का आधा क्या है, 14 का आधा यहाँ पर 7 से यहाँ पर गुना कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार यहाँ पर भाई, यहाँ पर 22 है, 22 से क्या बना यहाँ पर 242, 200 क्या बन गया यहाँ पर 42। 22 का आधा क्या हो जाएगा, 22 का आधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 22 का आधा 11 हो जाएगा। 11 का गुना इसमें करना है, 11 का गुना करेंगे 22 में तो क्या हो जाएगा भाई, 11 दूना 22 के 2 11 22 2 24। बस यही आप लोगों के लिए यही जो है अनुक्रम चल रहा है, ठीक है, यही यहाँ पर तर्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये जो 14 है, 14 से 98 बना, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा 7, 7 का गुना 14 में कर देंगे 98। उसी प्रकार 22 से क्या बना 242 बना है, तो 22 का आधा 11 हो जाएगा, 11 का गुना वापस में 22 में कर देंगे तो 242 बन जाएगा। तो यही आपको तर्क यहाँ भी लगाना है। यहाँ पर क्या है, तो 12 से क्या बना है, 12 से यहाँ पर 132 बना है, तो 12 का आधा कर देंगे तो 6, 6 का गुना 12 में कर देंगे तो 12 6 72, 132 नहीं बन पाएगा, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको चेक कर लीजिए, दूसरे वाले ऑप्शन को, बी वाले को। 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, 3 का गुना वापस में 6 में कर देंगे तो 6 3 18 बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है 18। इसका मतलब यही इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए भाई, एक निश्चित कूट भाषा में इसको PUTRE को RXXW के लिखा जाता है, DGHKL को FJLPR लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ZSLJL को क्या लिखा जाएगा? चलिए समझिए इसको। देखिए भाई, देखिए यहाँ पर P का पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है 16, 16 से क्या हुआ 18, 2 की वृद्धि। यहाँ पर D का 4, 4 से क्या हुआ 6, 2 की वृद्धि। तो ZB क्या है, Z का 26, 2 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 26 2 28 मतलब B आ जाएगा। तो शुरुआत में तो B आएगा, शुरुआत में क्या आएगा B आएगा। चलिए शुरुआत में अगर B आएगा, दूसरा अक्षर क्या आएगा यहाँ पर U 21 होता है, 21 X क्या होता है, X क्या होता है 24, 21 से 24 हुआ भाई, 21 से क्या हुआ 24 हुआ, कितने की वृद्धि हुआ 21 3 24, 3 की वृद्धि हुआ। 7 से यहाँ पर 10, 3 की वृद्धि। वैसे 19 से 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 3 22, 19 3 22। बी के बाद वी आएगा, वी के बाद वी यानी बी के बाद आर नहीं आएगा। ठीक है, अब आइए लास्ट वाले पर आ जाते हैं। लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि लास्ट में सभी का अक्षर क्या है अलग अलग है, तो लास्ट वाले से तुरंत पता चल जाएगा। अब लास्ट वाला अक्षर यहाँ पर ई है 5, 5 से क्या हुआ 11, तो कितनी की वृद्धि 6, 6 का वृद्धि 12 6 18, 6 का वृद्धि। तो यहाँ पर 12 6 18, तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर आर आएगा। तो आर एक ही ऑप्शन में, किस में ए वाले ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 22 का ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर है तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको बनाएंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर जी का 7 5 12, 5 वृद्धि, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 का मतलब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए। तो शुरू में ए आएगा, यम जे नहीं आएगा, शुरू में क्या आएगा ए आएगा, यम और जे, दो ऑप्शन तो कट गए। अब आइए 16 से 21 हुआ, 5 की वृद्धि, 21 5 26, 26 फिर 5 ई आ जाएगा, 5 वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर 5 10 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर जे आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा जे आएगा, ए के बाद यम नहीं आएगा, ए के बाद जे आएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। ए के बाद क्या आएगा, तो सर यहाँ पर ए के बाद जे आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको बनाइए। देखिए सर यहाँ पर ये दिया गया है और बोला गया कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक विषम अंक है। नोट में दिया गया कि एक भी एक क्या है पूर्ण वर्ग है। क्या बोला गया कि ऐसे कितने विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, भाई अगर यहाँ पर विषम अंक है, विषम जस्ट इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग, और ठीक बाद में भी एक क्या होना चाहिए विषम अंक होना चाहिए, विषम अंक, यही आपको खोजना है। तो देखिए विषम अंक यहाँ पर है, यहाँ पर 7, इसके पहले इसके बाद ही विषम अंक है, लेकिन इसके पहले पूर्ण वर्ग नहीं, 3 पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ले सकते हैं। और विषम अंक ऐसा लीजिए जिसके पहले पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 1 3 7 पर, 1 3 7 पर आइए, पहले यहाँ पर आइए 4 4 1 3, 4 1 3, 4 1 3। भाई एक क्या है, एक विषम संख्या है, जस्ट इसके पहले 4 है, एक क्या है पूर्ण वर्ग है, और जस्ट एक के बाद क्या है विषम संख्या है, तो एक तो यहाँ से बन गया। ठीक है, एक यहाँ से बन गया, और एक बन जाएगा यहाँ पर, एक बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 3 7 से, 1 3 7, 3 क्या है विषम संख्या, विषम संख्या के जस्ट बाद क्या है 7, विषम संख्या है 7 भी, और 3 के पहले एक है, एक क्या है एक पूर्ण वर्ग है, तो एक तो यहाँ भी बन गया।
एक यहाँ भी बन गया। आगे आइए, आगे समझते हैं और ठीक है, आगे और समझते हैं भाई। यहाँ तक तो हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, और इसको आते हैं लेकर इसको। 3 के बाद 7 विषम संख्या, 3 के पहले 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, एक और बन मिल गया यहाँ पर। अब आइए, 7 के बाद 6 है, विषम संख्या नहीं है, और 5 के बाद 8 है, विषम संख्या नहीं है, 9 के बाद 7 है, 7 के पहले एक पूर्ण वर्ग, 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए, 1 के बाद 2 है, नहीं ये तो नहीं बन पाएगा, 7 के बाद नहीं, ये भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर 3 ऐसे यहाँ पर मिल पा रहे हैं, 3 जोड़े ऐसे मिल रहे हैं जिनके बीच में विषम संख्या, बाद में विषम संख्या, पहले पूर्ण वर्ग है। कितने हैं ऐसे? 3 हैं। कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। ठीक है, 3 ऐसे हैं। इस बात में कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, ऐसे इसको खोजना होता है दोस्तों, ऐसे आप खोज पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 40 है और माइनस का यहाँ पर 17 है, और 17 है नहीं, 173 है, 173। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या यह इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं न है? इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं न है मेरे भाई? यहाँ पर मिस्टेक ही है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। यहाँ पर इस प्रकार से है, 17 के बाद यहाँ पर भाग का सिंबल है, और उसके बाद यहाँ पर 3 है। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस 25 है, गुणे 5 है, प्लस यहाँ पर 25 है और गुणे 5 है, गुणे यहाँ पर क्या है, 5 है। बराबर में आपको बताना है क्या आएगा, बराबर में बताना है आपको क्या आएगा। अब देखिए, यहाँ पर निर्देश भी दिया गया, प्लस का अर्थ है यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर चिन्ह जो है मिस्टेक हो गया है। एक बार देख लेते हैं सही चिन्ह क्या है, सही चिन्ह क्या दिया गया है। प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्लस का अर्थ है क्या है, तो माइनस है। माइनस का अर्थ प्लस है, और यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, और गुणा का अर्थ प्लस है। गुणा का अर्थ प्लस नहीं दोस्तों, यहाँ गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का अर्थ यहाँ पर गुणा है। भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा। ये भाग का सिंबल है, भाग का अर्थ यहाँ पर गुणा है। चलिए, अब यहाँ पर जैसा जैसा बोला गया, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ पर तो प्लस है, प्लस वाले को क्या बना देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है। कलम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस, और माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर ये माइनस जो है इसको बना देते हैं प्लस। ठीक है, गुणा का अर्थ भाग है, ये गुणा है, इसको हम बना देते हैं भाग, यहाँ पर हो जाएगा भाग, और भाग का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर जो भाग का सिंबल है इसको गुणा में बदल देंगे। ठीक है, ये गुणा में बदल जाएगा, बन गया। अब यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगाना है। पहले भाग देते हैं, भाग देंगे तो 5 × 25, 5 बार में चला जाएगा यहाँ पर माइनस, और 17 × 51 हो जाएगा 51, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 40, प्लस का यहाँ पर 40। घटाइए यहाँ पर भाई, घटाइए, 40 में से अगर 5 घटा देंगे बचेगा क्या, 35। 35 आप जोड़ देंगे किस में, 51 में, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 6 और 5 × 3 = 8, यानी 86 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 86, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 86। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 86। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं आपके सामने। अभी इसमें बोला गया जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उसके स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, 58, 118, 208, 334, और प्रश्नवाचक चिन्ह 718।
718। तो यहाँ पर गैप देख लेते हैं दोस्तों, गैप कितने कितने का गैप चल रहा है। 58 से यहाँ पर 118 हुआ तो 0, और 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, यानी 60 का यहाँ पर गैप है। यहाँ से कितने का गैप है तो 0, और 10 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पर 9, 1 में से 1 गया तो 0, 90 का यहाँ पर गैप है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कितना है, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और 12 यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 हो जाएगा 126। ये सब प्लस किया गया है दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब प्लस किया गया है। ठीक है, पहले वाले में प्लस करके दूसरा वाला आया है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, भी कोई क्लू मिला नहीं, यहाँ पर भी गैप देख लीजिए सर, यहाँ पर भी आप गैप देख लेंगे अगर तो 30 प्लस किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से कितने का प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 6 9 3 12 36 का यहाँ पर प्लस किया जा रहा है, और 36 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 6 किया जाएगा। बोलिए, प्लस का 6 करें, 36 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 36 और 6 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 36 6 42, 36 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 42। तो यहाँ पर 36 6 क्या होगा 42। तो 126 में जब 42 जोड़ेंगे, 126 में जब 42 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 और 4 2 6, यानी 168 आ जाएगा। इसमें जब 168 जुटेगा तो क्या आएगा, तो 8 4 12 के 2 हासिल का 1, और 6 3 9 1 10 के 0 हासिल का 1, 3 1 4 और 1 5, यानी 502 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 502। 502 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 502। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एक सेट कवर कर लिया है। इस सेट नंबर आपको बता ही दिया हूँ कि 110 नंबर सेट था। दूसरा जो वॉल्यूम है रुक्मिणी प्रकाशन का जो किताब है दोस्तों, उसी से हमने क्वेश्चन लिया है, वॉल्यूम सेकंड का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, चीज़ें समझ में चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आया है। जो भी डाउट रहता है दोस्तों आप तुरंत कमेंट करिए। आप सभी के कमेंट मैं देखता हूं, आपका रिप्लाई भी करने का प्रयास करता हूं, करता भी हूं दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आगे करूँगा। थोड़ा दोस्तों समय लगेगा, लेकिन हाँ आपका तैयारी विधिवत अच्छे से हो जाएगी, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों से फिर जाते जाते एक बात आपको बोल दें कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहन जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा। ठीक है, और जो भाई पहली बार आप लोग देख रहे हैं सर, आप लोगों से निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए सर, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।